चलिए देखिए, बातें नहीं। देखो, देखिए आज अपन जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो ये क्लास आपकी 12 बजे स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन सडनली कुछ कारण होने की वजह से इस क्लास को अपन ने लगभग 11:15 बजे ही हमने इसको स्टार्ट अपन ने कर दिया। ओके, तो कोई विद्यार्थी जो भी लेट ज्वाइन करे वो बाद में आराम से पढ़ लेना अच्छे से। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे आप लोगों के लिए, जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने, वो टॉपिक रहेगा आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर या उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर। मैं आपको समझाता हूं, ये क्लास जो है आपकी दो जगह आपकी फिलहाल चल रही है। एक तो ये आपकी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में ये क्लास आपकी चल रही है, और एक आपकी ये क्लास चल रही है रीट लेवल 2 के अंतर्गत। लीड लेवल 2 जो एसएसटी के विद्यार्थी है, क्योंकि एसएसटी में एक टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकार। वहां पर उपभोक्ता के अधिकार एक टॉपिक है जो कि तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नोट्स बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं, सबके पास अपनी अपनी बुक्स है, उस बुक्स को ही हमें पढ़ना होता है। आपने देखा था कि पिछली बार ग्रेड फर्स्ट के अंदर कॉमर्स के अंदर 3 प्रश्न इससे पूछे गए थे, तो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। 2 और 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, कोई टिपिकल नहीं था, और इस बार भी टिपिकल नहीं आएगा, क्योंकि अपन पूरी शिद्दत के साथ टॉपिक को पढ़ेंगे और एक एक बिंदु को समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता के क्या अधिकार होते हैं, इन अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सा कार्य किया गया, वो सारी बातें देखेंगे। चाहे आज कंप्लीट हो, चाहे 2 दिन में, चाहे कितने, लेकिन टॉपिक को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ेंगे और एक एक बिंदु को मैं पूरी आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहां पर सबसे पहले ये कहा जाता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसको 19 इसलिए कहा गया क्योंकि पहले ये अधिनियम 1986 था, लेकिन फिर बाद में ये बदल गया और अधिनियम कौन सा गया, 2019 आपका हो जाता है। यानी ये अधिनियम 2019 के अंदर आपका चला जाता है। इस अधिनियम को 2019 के कहानी के अंतर्गत अपन इसको शामिल यहां पर कर लेते हैं। ओके, हम ये जानते हैं कि परिचय कहता है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, यानी उपभोक्ताओं के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं को जो अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों का प्रोटेक्शन करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए सबसे पहले हमारी केंद्र सरकार ने 5 दिसंबर 1986 को एक बिल जो है वो संसद में पास किया था। वो बिल एक संसद में पास हुआ था 5 दिसंबर 1986 में। प्रश्न बनता है वो बिल क्यों पास हुआ था, उस बिल की जरूरत क्यों थी? उस बिल की जरूरत थी उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने और उपभोक्ताओं के हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस 1986 से पहले जो था, बाजार का जो राजा हुआ करता था वो कौन होता था? विक्रेता राजा होता था। विक्रेता राजा हुआ करता था क्योंकि विक्रेता अपनी मनमानी करता था। दुकानदार जो होता वो बड़ी मनमानी करता था। किताब जब मान लो सपोज करो कि कोई भी माल दे देता था टूटा फूटा, प्राइस ज्यादा लगा देता था, रेट बदल देता था किसी भी प्रकार से लेकर, और बाद में जब चेंज करने की बात आती तो वो नहीं चेंज करता था। मतलब उपभोक्ताओं के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बड़ा अत्याचार हो रहा था। तो उनकी हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए और फिर उनको जो अधिकार मिले हुए थे, क्योंकि 1900 उपभोक्ता को अधिकार तो 1963 में ही मिल गए थे। ओके, 1900, तो उन अधिकारों की, जैसे सपोज करो कि कहने का मतलब आपको राइट्स तो बहुत सारे हैं, तुम ये कर लो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, लेकिन जैसे तुमको बोलने का मौका दिया जाए, बोलो चुपचाप बैठो शांति से, कुछ बोलोगे नहीं, तो तुम कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपने राइट्स तो हमको इतने देर के, जब पूछते तो आप धमका देते, तो फिर हमारे अधिकारों को क्या करेगा, आचार डालने का। तो इसका मतलब आपने हमें राइट्स देने का, अधिकार देने का, पूछने का मौका दे, सब कुछ देने का, और जैसे हम कोई प्रश्न पूछते आप हमें धमका देते हो, तो फिर हमारे अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। या तो हमें अधिकार मिलने नहीं चाहिए, और मिले तो फिर प्रॉपर तरीके से हमारे अधिकारों का रक्षा होना जरूरी है, हमारे अधिकारों का प्रोटेक्शन होना जरूरी है। और ये प्रोटेक्शन तभी हो सकता है जब देश में कोई उचित कानून हो। बिना कानून के तो कोई मतलब ही नहीं है। आज अपन कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से बालिकाओं के साथ अत्याचार करना गलत है, बच्चों को पीटना गलत है, ये वो बहुत सारे अधिकार है, लेकिन मान लो कानून ही नहीं होगा तो फिर उन अधिकारों का कोई औचित्य होता ही नहीं है। तो ये 2 बातें थी। फिर उसके बाद सबसे पहले अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका का एक राष्ट्रपति था जॉन कैनेडी।
जॉन कैनेडी ने 15 मार्च 1963 के अंदर अमेरिका में पहली बार उपभोक्ताओं के लिए एक कानून बनाया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1963, जो अमेरिका में बना था। भारत में तो कोई मतलब ही नहीं था। पहली बार उपभोक्ताओं के लिए जो आवाज उठाई गई थी वो कहां उठाई गई थी? अमेरिका में। और वो कौन था? जॉन कैनेडी। 15 मार्च 1963 को था और ये एक कानून बना था और उस कानून के तहत उपभोक्ता को कितने अधिकार मिलते? 6 अधिकार। तभी तो कहते हैं ना, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि पहली बार उपभोक्ताओं के संबंध में जो कानून व्यवस्था बनी थी वो 15 मार्च 1963 में ही बनी थी। इस वजह से कहते हैं ना कि विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और अमेरिका में पहली बार एक कानून बना था। जॉन कैनेडी नाम का उस समय राष्ट्रपति हुआ करता था, उस व्यक्ति ने इस कानून को बनाने में सहयोग किया था और उस समय उपभोक्ता के टोटल 6 अधिकार उस समय उपभोक्ता को दिए गए थे। 6 राइट्स उस समय दिए गए थे। कहते हैं ना, विश्व प्रतिवर्ष हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं क्योंकि विश्व में पहली बार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और उनके द्वारा दिए गए अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून 15 मार्च 1963 में बनता है। 24 दिसंबर 1986 को हमारे देश के उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह ने जो अधिनियम था उस अधिनियम को स्वीकृति दे दी थी और उस पर मोहर लगा दी गई थी, हाँ, उपभोक्ताओं के संबंध में अलग से कानून होना चाहिए। ऐसी स्वीकृति उसके तहत वहां पर दी गई थी। इसीलिए हर साल भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वो 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि भारत में राष्ट्रपति ने जो सील लगाई थी, मोहर लगाई थी, वो 24 दिसंबर 1986 में लगाई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 1987 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इस कानून को लागू कर दिया गया था क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 चलती थी। धारा 370 होने की वजह से वहां पर कोई भी कानून व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में धारा 370 हट जाती है और वर्तमान में ये जो कानून है वो अब पूरे भारत में लागू हो जाता है क्योंकि धारा 370 होने की वजह से पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब ये पूरे भारत में लागू हो जाता है। कानून हमारे देश में बन जाता है 1 अप्रैल 1987 के अंतर्गत। कानून का नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसे हम कोपरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट जो कहते हैं आपका, जो कि 1986 होता है। इसे ज्ञानी जेल सिंह ने 24 दिसंबर 1986 को मंजूरी दी थी और 1 अप्रैल 1987 में ये कानून लागू हो जाता है पूरे भारत में। कहते हैं ना, संसद में इस कानून को कब रखा गया था? 5 दिसंबर 1986 में रखा गया था। फिर इसको अंतिम स्वीकृति ज्ञानी जेल सिंह ने 24 दिसंबर 1986 में दी थी। ये भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 1987 में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और इसमें समय समय पर संशोधन हुआ। 1991, 93, 2000 तक तो मामूली से संशोधन होते थे, ज्यादा ऊपर नीचे संशोधन नहीं होते थे, लेकिन 2019 में तो तहलका ही मच गया और ये हुआ कि 2019 के अंदर इस कानून को ही खत्म कर दिया। ओके, यानी कि 2019 में इस कानून का नाम बदलकर नाम ही क्या कर दिया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कर दिया गया। मतलब संपूर्ण रूप से कानून ही क्या हो गया? खत्म हो जाता है। यानी कि 30 जुलाई की बात है। 30 जुलाई 2019 में क्या होता था? लोकसभा ने इस कानून, नए कानून को क्या दे दी गई? मंजूरी दे दी गई। पहले लोकसभा ने मंजूरी दी, फिर 6 अगस्त 2019 में राज्यसभा के द्वारा मंजूरी दी जाती है और फिर 20 जुलाई 2020 के अंदर ये जो कानून है वो पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से इसको स्वीकृति दी जाती है। यानी कि ये जो आपका 1986 कानून था वो अब वर्तमान में क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है और इसके बदले में कौन सा कानून आ गया? 2019 आ जाता है। यानी कि सबसे पहले 30 जुलाई
2019 में इस कानून को मंजूरी देने वाली कौन है? लोकसभा है। और 6 अगस्त 2019 में मंजूरी देने वाली कौन सी है? राज्यसभा। और 20 जुलाई 2020 20 अगर बात करें, ये कानून पूरे भारत में वापस से नए सिरे से लागू हो जाता है, जिसका नाम होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये है कहानी इसकी। अब इस कानून को पढ़ना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। हमें पढ़ना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये जो कानून बना है, ये कानून क्यों बनाया गया है, इस कानून को बनाने के पीछे बेसिकली मकसद क्या है, इस कानून को बनाने के पीछे मेनली टारगेट क्या है, ये टारगेट क्यों रखा जाता है, क्या कारण था कि हमें उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया गया था। तो कानून यानी अधिनियम की आवश्यकता के कारण, अब वो चाहे 1986 हो चाहे वो 2019 का कानून हो, कानून तो कानून होता है, बस ज्यादा बदलाव नहीं है, वही सब बातें, धाराएं बदली है और कुछ जज्बात बदले, बाकी तो चीजें वही है, बाकी कोई अलग से नहीं है। तो कहने का मतलब ये होता है इस अधिनियम को क्यों बनाया गया। कौन सा अधिनियम? 1986/2019। अब इसको 2019 ही बोलो, तुम 2019 को कह सकते हो, हालांकि 2019 के अंदर तो और भी बदलाव हुए थे। अगर बात करें तो पहला तो कारण था उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षित करना, यानी उपभोक्ता को जो अधिकार मिले हुए थे। अब प्रश्न बनता कि उपभोक्ता को अधिकार देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन कैनेडी। तो जॉन कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए? 6 अधिकार। तो उन 6 अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, उन 6 अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून आपका बनता है। उपभोक्ता के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए इस कानून को बनाया जाता है, उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। फिर आता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भी ये कानून आता है। फिर आता है समय समय पर सरकार को एडवाइस देने के लिए, समय समय पर सरकार को परामर्श देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन करने के लिए इस कानून की बात आती है। और उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करना है, क्योंकि कोई भी विवाद अगर होगा, उस विवाद को निपटारा करने के लिए भी इस कानून की जरूरत महसूस की जाती है। मतलब ये कानून हमें चाहिए था, इसका मतलब सरकार को एडवाइस देनी हो, उपभोक्ताओं के विवादों को सेटल करना हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी हो, तुरंत प्रभाव से उनका समाधान हो सके, जिससे उपभोक्ता देश की मतलब उपभोक्ता जो है बाजार का राजा बन सके। इस तरह की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, इस तरह की व्यवस्थाओं को मेंटेन करने के लिए ये कानून जरूरी था, जो कि पहले 1986 के नाम से जाना जाता था। अब यही कानून वर्तमान में 2019 के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी हो, समय समय पर सरकार को परामर्श देना हो, उन सभी के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया जाएगा, जो 3 स्तर पे होगी, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर, जो अपन पढ़ेंगे। और उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करने के लिए भी जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग जो होंगे। इसका मतलब इन सभी के लिए हमें एक उचित कानून की जरूरत थी, एक उचित कानून की आवश्यकता महसूस की गई थी। हमने आपको एक नोट में एक बात लिख रखी है कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधान किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होते हैं। इसका मतलब अर्थात ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 था, जो वर्तमान में 2019 में बदल जाता है, किसी भी अन्य अधिनियम के क्षेत्र को सीमित या कम नहीं कर सकता। ना तो उसे सीमित कर सकता है, ना उसे कम कर सकता है। मतलब कि इस कानून की बातों का अन्य कानूनों से कोई लेना देना नहीं होता। इस कानून की बात अगर करें तो, जैसे कि मैं तुमको समझाता हूं, बात है, आज आप लोग देखो कई कानून अलग अलग होते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं आज तुम गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाने से कोई एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी का नुकसान होता है और उस एक्सीडेंट से किसी इंसान की मृत्यु होती है। तो यहाँ पर 2 कानून है, एक्सीडेंट का केस अलग चलता है और मर्डर का या मारने का केस अलग चलता है। दोनों केस एक साथ नहीं चलते। घटना चाहे एक हो लेकिन मामले 2 है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसका मामला अलग होगा, क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा और ये चीज। तो कहने का मतलब ये है कि इस अधिनियम के तहत ये होता है कि अगर मान लेते हैं
मान लो कि मैं आपको इस किताब से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने की वजह से मान लो कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया या मेरा कंटेंट गलत था, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हो, वो मामला अलग है। लेकिन अगर तुम फेल हो जो सुसाइड कर लेते हो, वो मामला अलग है। यानी कि आप इन दोनों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। ये कानून तो केवल इतना सा कहता है कि कोई कंज्यूमर है, उसके साथ कोई गलती हुई है, तो आप उसका समाधान करो। आप उसे, इसमें कोई जेल वेल का प्रावधान नहीं है भाई। सपोज करो कि आज मान लो कि मैं किताब लिखा और मेरी किताब में कोई कंटेंट गलत था, उस कंटेंट गलत होने की वजह से तुम्हारा एग्जाम गलत हो गया, तो तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाकर मेरे को फांसी नहीं लगा सकते। बस आप मानहानि क्या ले सकते हो कि हर्जाना ले सकते हो कि ये गलती हो, मेरे को कोई सजा वजह नहीं होगी। तभी तो कहते ये अर्ध न्यायिक है। कौन से अर्ध न्याय, मतलब यहाँ न्याय तो है लेकिन सजा वैसा कोई प्रावधान यहाँ पर बेसिकली नहीं होता। सजा है तो उसके लिए आईपीसी की धारा चलेगी, इंडियन पैनल कोड की धारा चलेगी। तो इसका मतलब इस कानून का जो भी मामला है वो अलग है, ये अदर कानून को कभी भी सिमिलर नहीं करता, बाकी कानूनों को जोड़ता ही नहीं। फिर नोट नंबर 2 हमने लिखा, केंद्र सरकार को देश के अलग अलग राज्यों के इस अधिनियम के अलग अलग समय पर लागू करने का अधिकार होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये कानून पूरे देश में एक समय एक ही जगह लागू, ऐसा जरूरी है। हर राज्य में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है तथा केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी वस्तु या सेवा को इस कानून के दायरे से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है, छूट दे। क्योंकि आपको बता दूं, जब 1986 में ये कानून बना था, उस समय किसी को ये थोड़ी पता था कि ऑनलाइन माल बेचने के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसी चीजें आएगी। उस समय नहीं पता था कि ई कॉमर्स का व्यापार बढ़ेगा। तो उस समय ई कॉमर्स का कोई व्यापार था ही नहीं, पर ई कॉमर्स को कभी शामिल करते ही नहीं थे। आप नोटिस करना, 2019 से पहले आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज ऑर्डर करते थे, ऑर्डर आप कुछ और करते थे, आता कुछ और था, टूटा फूटा आ जाता था, आप कुछ नहीं कर पाते थे, चिल्लाते रहते थे, बोलते रहते कि सर हमारा माल वापस कर दो या हमको दूसरी, तुम कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि तुम कंज्यूमर के दायरे से बाहर थे। लेकिन 2019 में जब ये कानून बना और लगा गया कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉडबाजी ज्यादा हो रही है, ऑनलाइन माल गलत बेचा दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है, तभी तो आज हमारी सारी क्लास यूट्यूब पे रहती है। कई बच्चा ये क्लेम कंप्लेन ना कर दे, सर डेमो तो अच्छा देते हो आप और अंदर पढ़ाते हो कैसे हो। मगर बेटा यहाँ पे डेमो में सब बराबर चलता रहता है, ऑनलाइन चल रहा है वो सारा ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ इक्वल है। अब ये थोड़ी मैं एक दिन तो गजब पढ़ा दूं और फिर अगले दिन बोला अब तो ऑनलाइन पढ़ेंगे अंदर, वहां पर तुमको घास काट, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, तो ई कॉमर्स व्यवसाय को, क्योंकि उस समय ना ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी, ना ऑनलाइन कोई मार्केट था, लेकिन अब ऑनलाइन का मार्केट बढ़ चुका। आज तो अपन दुकान से कुछ लाना पसंद नहीं करते, चाहे ब्लैंकेट से मंगा लो, चाहे अपन डीमार्ट से मंगा लो, चाहे अमेजोन से मंगा लो, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे जोमेटो, खाना चाहिए तो जोमेटो मंगा लिया, ये कर लिया। तो आजकल तो कोई जाना पसंद नहीं करता, दुकान है बगल में भी, दुकान पता नहीं है, तो घर बैठे चीजें मंगाते हैं। तो ई कॉमर्स का व्यवसाय बढ़ गया और ई कॉमर्स के व्यवसाय बढ़ने की वजह से नुकसान होता बहुत ज्यादा। मान लो खराब चीज आ गई है, पता नहीं कब की चीज दे रहा है अपने को, तो इस वजह से इस नए कानून में एक व्यवस्था की गई कि क्यों ना ऑनलाइन जैसी एक्टिविटीज को भी इस कानून के दायरे में रखा जाए। तो यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं किस चीज को इंक्लूड करना है, किस चीज को हटाना है, कौन सी चीज शामिल करनी है, कौन सी चीज शामिल नहीं करनी, इन सबको तय करने का पावर कौन सी सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास दिया गया। यानी कि केंद्र सरकार चाहे जिस वस्तु या सेवा को इस दायरे में रख सकती है और केंद्र सरकार चाहे तो वस्तु सेवा को दायरे से क्या कर सकती है, बाहर कर सकती है। ये ध्यान में रखना होता है। अब प्रश्न बनता है कि कानून बनाता है उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए, तो प्रश्न बनता है उपभोक्ता के अधिकार है कितने। ये एक बड़ा पेचीदा क्वेश्चन रहता है। रेट के बच्चे तो ध्यान से सुनना, सभी ध्यान सुना, यहां से तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और वो क्वेश्चन बनता है सिक्स सेंस के हिसाब से। कैसे बनता है समझने की कोशिश करना। पहली बात तो उपभोक्ता के अधिकार। इन उपभोक्ता के अधिकारों को 15 मार्च 1963 में जॉन कैनेडी नाम का जो राष्ट्रपति था उसने उपभोक्ता के अधिकार दिए थे सबसे पहले। तभी तो कहते ना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक उपभोक्ता को अनेक अधिकार दिए गए और इन अधिकारों को देने वाला व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन कैनेडी था। जॉन कैनेडी ने तो वैसे कि अधिकार कितने दिए, 6 दिए थे। धारा वारा मत करना, धारा मैं तुमको अलग लिखाऊंगा, ये याद मत करना, धारा, ये धारा याद मत करना, धारा मत, धारा है तुमको एक साथ अलग लिखाऊंगा। तो अलग से अधिकार उपभोक्ताओं को दिए गए थे। उन अधिकारों की बात करें, अब सुनना ध्यान से।
कोई भी एग्जामिनर ये प्रश्न कभी नहीं पूछेगा कि उपभोक्ता के अधिकार कितने होते हैं, ये ध्यान, ये कभी नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी पूछ ले तो आज भी हमारे कानून में तो अधिकार कितने थे? 6, लेकिन अपन पढ़ेंगे कितने? 8। अपन 8 अधिकार पढ़ेंगे। कानून में तो आज भी 6 ही मिलते हैं, लेकिन अधिकार पढ़ेंगे 8। अब 8 अधिकार कौन सा होता है? पहला होता है सुरक्षा का अधिकार। अब मेरे को इनके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। पहला कौन सा है? सुरक्षा का अधिकार। दूसरा पसंदगी का अधिकार। तीसरा सूचना पाने का अधिकार। फिर होता है सुनवाई का, क्षतिपूर्ति का अधिकार। एक होता है प्रतिपल, एक होता है शिक्षा और एक होता है स्वास्थ्य। ओके, एक हो गया प्रतिपल, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये आपको सारे अधिकार उपभोक्ता को मिले हुए हैं। अब सुनो ध्यान से, प्रश्न बताया सुरक्षा का अधिकार क्या कहता है? सुरक्षा का अधिकार ये कहता है कि जो भी उपभोक्ता जिस वस्तु या सेवा को लेता है उससे उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका राइट्स है। यानी कि उसे जैसे सपोज करो कि तुम मान लो कि कोई भी चीज खाते हो, मान लो किसी को, मान लो चॉकलेट खाने का शौक है, चॉकलेट खाया और पता नहीं बीमार पड़ गए, इसका मतलब आपकी सुरक्षा वहां पर नहीं है। तो सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता को होना चाहिए। ये उपभोक्ता का एक राइट्स होता है कि उसको सुरक्षा दी जाए। जैसे आज एक होटल में कहीं जाता है, ट्रेन में कहीं जाता है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की, होटल वालों की होती है कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, क्योंकि आपको राइट्स है, आपको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी है, ये आपका अधिकार है। आज मान लो आप यहाँ पर पढ़ने आए हो, तो तुम्हारा अधिकार है कि तुमको सुरक्षा दी जाए, यानी तुम्हारा प्रोटेक्शन हो, गलत चीज ना हो, तुम्हारे साथ कोई गलत ना हो, तो तुम्हें सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। चयन ऑब्लिक पसंदगी का अधिकार, ये तो बहुत प्यारा सा अधिकार है। आप दुकान में जाते हो, जाने के बाद आप कहते हो यार ये दिखा दे, वो दिखा दे, लास्ट में तो पसंद नहीं आया भाई, और बाद में दुकानदार से कितना ही गुस्सा कर ले, खूब गुस्सा जाए, लेकिन फिर भी क्या होता है? कोई बात नहीं सर, कल वापस आ रहा। गुस्सा तो मन में आ रहा है, बात तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। क्या बोलता है? कल आ जाना। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को राइट्स है, आप उसको आंख भी नहीं दिखा सकते, वो चाहे तो पूरी दुकान को उधेड़ के जाए, पसंद आया चाहे नहीं, नहीं बाहर गया, आप उसे मना नहीं कर सकते कि भाई साहब अधिकार है, उसका राइट्स है। अगर गलती से किसी ने मना कर दिया, उपभोक्ता का दिमाग खड़ा गया, कोई एडवोकेट मिल गया, तो दुकान को वहीं बंद कर देगा कि भाई साहब मैं दुकान में सामान लेने गया था और बेइज्जती कर दिया। देखने का अधिकार है, चाहूं जितना देखूंगा। जब भी तुम्हें कोई किताब खरीद तो देखते रहते, पन्ने पलटते रहते हो, अच्छा अच्छा, खूब देर तक सोचते और बाद कहते मजा नहीं है, कल लूंगा। ठीक है, तो कई बार हमको भी ऐसे बोल जाते हैं। तो कहने का मतलब पसंद करने का अधिकार है। आज आप मार्केट में दुकान में जाते हो, कॉमर्स की किताब देखो, तुम सारी किताब मंगाते हो, देखते हो, ये भी पता है कि लेनी है, लेकिन देखोगे सारी, ये करेंगे, तो इसका मतलब आपको चयन और पसंदगी का अधिकार है, आपको ये अधिकार होता है। सूचना पाने का अधिकार, आप जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकते हो, एवरीथिंग पूछने का अधिकार है। किताब किसकी है, किताब कहां से आती है, किताब का रिव्यू क्या है, किताब को कौन खरीदता है, नहीं खरीदता, झूठ नहीं बोलेगा, आपको अधिकार को हर एक बात पूछने का अधिकार है। मतलब हर एक चीज की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार रहता है। यानी कि आज तो उपभोक्ता को यह भी अधिकार हो गया कि अगर मान लो कि ये दोनों लड़कियां साथ साथ पढ़ रही है, और इसको पता है कि लड़की पढ़ने में डफर है, पढ़ाई में कुछ नहीं है, और इसको पता लगता है कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, और पता लगा एग्जाम में ये पास हो गई, ये फेल हो गई, तो इसको ये अधिकार है, आरपीसी बोलेगी भाई साहब मेरे को इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दो, ये कैसे पास हुई, बैठ तो मेरे साथ थी, ये कैसे पास हो सकती है। तो आपको दूसरों की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, पूरा अधिकार आपको। अगर कोई लगता है कि यार ये गलती से पास हो गया, आरटीआई लगा दो, आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लो, तो आपको हर एक चीज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, आपको हर एक चीज का अधिकार है, जिसके बारे में जो पूछना हो वो पूछने का राइट्स आपको मिलता है। ये सूचना पाने का भी अधिकार होता है। जैसे सपोज करो गलती से अगर मानो तुम्हारी कोई शादी वादी हो और कोई कहते भाई मैं तो प्रिंसिपल हूं, तो उससे पूछे कोई बात नहीं, आप उसका नाम पता पूछ के उस बाकी आरपीएससी बोर्ड में या कर्म शिक्षा विभाग में जाके आरटीआई लगा सकते हो कि फलाना फलाना नाम का व्यक्ति प्रिंसिपल है या नहीं है, हमें बताओ सर, पता लगा चपड़ासी और प्रिंसिपल बना बोला, तो इस तरह की बात। तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार होता है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार यहां पर होता है। सुनवाई का अधिकार, आपकी बात को सुना जाएगा। मैं कहूं उपभोक्ता की बात को सुना जाता, बाकी तो दुकानदार के तो मरे ही नहीं सुनेंगे। आज मान लो कि तुम लोग मेरे पर कोई क्लेम करोगे, तो सर कोर्ट है ना तुम्हारी उपभोक्ता की ही सुनता है।
99% मामलों में उपभोक्ता की ही बात सुनी जाती है, क्योंकि कोर्ट ये कहता है कि कंज्यूमर है, वैसे मरा हुआ है बेचारा, ठीक है, कंज्यूमर मरा हुआ है बेचारा, हालत खराब है, तो ये क्यों झूठ बोलेगा, ये क्यों क्लेम करेगा, तो उसकी बात सुनी जाएगी, बात को सुना जाएगा। अगर उसको कोई वकील भी नहीं मिला तो अपनी वकालत खुद भी कर सकता है, कोई कोर्ट वोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी बात बोलेगा और उसकी बात को सुनने का अधिकार होगा, बात को सुनना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि उसकी राइट्स होते हैं। आज आप पुलिस वालों को कुछ भी कह दे तो धमका दे तो कुछ, क्यों, क्योंकि सुनवाई का अधिकार, आपकी बात सुननी पड़ेगी, आप उसको बोलोगे तो सुनना ही पड़ेगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार तो साफ साफ कहता है कि मान लो कि कोई चीज तुम लेके आए, लेने से तुम बीमार पड़ गए, 2-4 महीने कोमा में चले गए, नुकसान हो गया, मेडिकल हो गया, कई दवाइयां देनी पड़ गई, कई प्रकार चीजें, तो जो भी नुकसान तुम्हें हुआ है उस नुकसान की भरपाई प्राप्त करने का अधिकार भी आपको है, कि जो भी नुकसान अगर हुआ है उस नुकसान की पूर्ति आपको करवाई जाएगी, मतलब जो भी नुकसान होता है वो आपको दिया जाएगा, ऐसा अधिकार होगा। प्रतिपल का अधिकार भी होता है। प्रतिपल का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। जैसे कि तुम कह सकते हो सर हम यहां पर ऑफलाइन पढ़ने आते हैं तो हमने 2499 रुपए फीस आपको जमा कराई है, अगर हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो 999 रुपए प्राप्त हो, तो इसका मतलब हमें जो 2499 रुपए हमने दी है उसका मजा आना चाहिए। जब तुम लोग यहां पर पढ़ो, जब उस दिन वो लड़का था सर कॉमर्स में मजा आ गया, इसका मतलब प्रतिपल तुम्हें प्राप्त हो गया, मतलब जिस चीज के लिए तुमने यहां पर पैसा दिया और तुम्हें कहते हो कि मजा आ गया, मतलब तुमको उसका प्रतिफल मिल गया, चाहे वो 1 रुपए हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, मतलब कि जिस चीज का भुगतान उपभोक्ता देता है अगर उस बदले में उसको उतना बेनिफिट मिल जाता है, मतलब उसे प्रतिफल प्राप्त करने का भी अधिकार है। तभी तो उपभोक्ता ये कहता है कि भाई 100 रुपए की हो या 200 रुपए की हो, लेकिन मजा आना चाहिए, तब तो मजा है, तो वो प्रतिफल का अधिकार है। पता लगा कि मैं 99 रुपए में पढ़ाऊं और एक भी प्रश्न ना आए तो फिर कहोगे सर फालतू कोई मतलब, चाहे 99 हो चाहे 1 रुपया हो, लेकिन प्रतिफल तो पूरा प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार वो ये जानकारी प्राप्त करें, जागो ग्राहक जागो, मतलब शिक्षित करो, उपभोक्ता को जानकारी दो, उपभोक्ता को बताओ, उपभोक्ता के अधिनियम से जागरूक करो, उपभोक्ता को ये अधिकार भी होता है, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है, उसको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन हर प्रकार से शिक्षित वो होना चाहिए। एंड स्वस्थ वातावरण का अभाव, बातों का अधिकार, जब सपोज करो तुम इस क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हो और मान लो यहाँ मिट्टी जमा और इस लड़की को मान लो मतलब धूल से एलर्जी हो और उस धूल की वजह से इसके जुकाम हो जाए, 3 दिन स्कूल ना आए, क्लास ना आए, बीमार पड़ जाए, या तो इसका मतलब तुम जिस जगह पर हो वहां पर स्वस्थ वातावरण का अधिकार भी होना चाहिए। जैसे कि एक केस हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग आदमी जो था वो अपनी फैमिली के साथ रेलवे से जा रहा था, रेलवे का डिब्बा गंदगी से भरा था, उस समय डस्ट आती है, जुकाम उसे हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसने रेलवे के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे स्वस्थ वातावरण का अधिकार था। भाई आप रेलवे की सेवाएं ले रहे हो तो रेलवे के डिब्बे क्लीन होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, ये उपभोक्ता का राइट्स होता है। आज मान लो तुम क्लासरूम में आओ और यहाँ गंदगी रहे तो ये तुम्हारा अधिकार है, आप हमें कह सकते हो कि गंदगी में बैठेंगे, नहीं सर गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी क्लासरूम होने चाहिए, हमें एलर्जी होती है, तो ये तुम्हारा राइट्स होता है, ये अधिकार होते हैं। ये 6 अधिकार तो कानून में है, बाकी अधिकार कानून में नहीं है, लेकिन फिर भी ये अधिकार आपको उपभोक्ता के द्वारा दिए जाते हैं। ये 6 अधिकार आप लोगों के सामने यहाँ पर रहते हैं। अब बताओ आप लोगों को अभी मैंने क्या समझाया, एक तो परिचय समझाया, एक अधिनियम लागू करने के कारण बताए और एक आपको अधिकार, यानी अभी हमने 3 पॉइंट पर चर्चा की। एक तो जर्नल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा अभी तक, एक पढ़ा कारण, अधिनियम को लागू करने के क्यों कारण महसूस किए गए, और एक पढ़ा हमने उपभोक्ता के अधिकार, और अधिकारों में कितने अधिकार पढ़ लिए, बने 6 7 8 अधिकार हमने पढ़ लिए। अब अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए। अगर आप ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स से हो तो किताब का 375 नंबर का पेज है, एक बार आप निकालो अच्छे से, एक बार शब्दों को ढंग से पढ़ लो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और रीड के बच्चे अपनी किताब खोलकर उपभोक्ता के अधिकार टॉपिक का जहां से बिंदु है वहां से चुपचाप बैठ के पढ़ लो। टाइम आपको ये सब लोगों ने लिखा दिया आप लोगों को।
हो गया, समझ आ गया सबको? पक्का यहाँ तक? अब देखिए, अब यहां तक की बात तो अपन समझ चुके, यहां तक के सारी बातें अपनी कंप्लीट हो जाती है। अब अपन चलते हैं यहाँ पर, देखो जैसे कि पिछली बार तुम्हारे कॉमर्स के अंदर ही पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं वो प्रश्न बोल के बताता हूँ उसमें क्या क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कि आपके एग्जाम में पूछा था कि ए ने चिप्स का पैकेट खरीदा, मतलब ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो चिप्स खरीद के ला रहा है, ओके, जिस पर विनिर्माण तिथि अंकित नहीं थी, मतलब कौन सी तारीख का था, मतलब ना तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की डेट थी, ना उसमें एक्सपायर की डेट थी, कोई डेट नहीं दी थी। ये परिस्थिति ग्राहक के कौन से अधिकार का हनन करती है, मतलब इससे ग्राहक के कौन से अधिकार का हनन हुआ, बताओ बिना सोचे बताओ कि कौन सा अधिकार, कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार, क्योंकि वहां पर पता है इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कब बनी थी कब खत्म होगी, तो आंसर था सूचना का अधिकार। ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को इन अधिकारों के अंदर नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा दिमाग याद रखना। जैसे भाई एक बात है, कोई चीज है, आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उस पर इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, कब बनी थी, एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे हुई, ये चीज होती है। तो इस केस में कौन से अधिकार का हनन किया गया था? सूचना के अधिकार का हनन हुआ था कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं थी। तो ये सारे अधिकार ध्यान, एग्जाम में चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो चाहे आप रीट की तैयारी करो, अधिकारों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। एक तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, उपभोक्ता के अधिकार बेसिकली कितने हैं? 6। एक बनेगा उपभोक्ता के अधिकार कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे चयन पसंदगी का अधिकार हो, चाहे क्षतिपूर्ति का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे सुनवाई का अधिकार हो, चाहे प्रतिपल का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य हो। तो 6 तो आपको याद करने हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को अलग से याद रखना होगा, ये 6 अधिकार, और इनके अंदर जो बातें वो पता होनी चाहिए। ओके, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार है, जो भी चीज प्राप्त करो वो आपको सुरक्षा का अधिकार वहां पर होगा। इस प्रकार से सुरक्षा के अधिकार की बात आती है। सुरक्षा का अधिकार तो साफ साफ कहता है, मान लो कोई चीज लेके आओ, मान लो सुनना, मान लो कि कोई चीज ऐसी है जो उसने पैकिंग की, मान लो मैं कह दूं कि मैं आपको समझा दूं, ये मैं किताब छापता हूं, अब इस किताब को छापने के बाद मान लो कि तुम इसको ऐसे पकड़ के लाओगे, और मान लो मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का केमिकल लगा दूं जिसको तुम ऐसे पकड़ो, तुम्हारी एलर्जी क्या हो जाए, खराब, मतलब स्किन है वो खराब हो जाए, तो इसका मतलब तुमको कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार है। मतलब कोई चीज ऐसी बनाओ जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, मतलब हाथ में पकड़ के लाए तो पकड़, अभी देखिए पता लगा कि तुम हाथ में डर डर के पकड़ो, चला यार पता नहीं यार तो कोई खराब हो जाए, स्किन खराब ना हो जाए, तो वो कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार है कि निर्माण करने वाले व्यक्ति के द्वारा वस्तु को लेकर इस प्रकार का सुरक्षा का अधिकार उसे होना चाहिए। मान लो कि आज मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तुम सब सेवा के उपभोक्ता हो, तो तुम्हारा सुरक्षा का अधिकार है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आता है चयन और पसंदगी का अधिकार, वो तुम समझ चुके होंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी चीज लेने जाओगे तो आपको सेलेक्ट करने का राइट्स है। दुकानदार ने कह दिया कि यही है तो भाई ये नहीं दूसरी दिखा, तो दुकानदार को दूसरी दिखानी पड़ेगी, अगर वहां है तो, नहीं है तो अलग बात है। भाई नहीं है तो क्या करे, मान लो कि वो तुमको कह दे कि भाई साहब तुम्हारा अधिकार होता है कि तुम कहो कि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स या रीट एसएसटी की बुक दिखाओ, मान लो कोई बच्चा जाएगा, अब उसको कह दे कि दूसरी, बोले नहीं मुकेश सर की, बोला है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, पसंद करने का तुम्हें अधिकार होगा। फिर आता सूचना पाने का अधिकार, सूचना पाने का मतलब आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ये जो बुक है वो बुक नए कंटेंट के हिसाब से है कि पुराने कंटेंट के हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। सुनवाई का अधिकार, आपकी बात
आपको सुना जाएगा, आपके साथ कोई मिसबिहेवियर हुआ है, गलत हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो सुनवाई का भी अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है भाई। अगर कोई नुकसान हो गया तो भरपाई देनी पड़ेगी भाई। आपको सुरक्षा का अधिकार है, और सुरक्षा आपकी नहीं हुई है और आपको नुकसान हो गया तो फिर आपको क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार रहेगा। साथ ही साथ प्रतिफल का अधिकार, जितना तुम पेमेंट करते हो उतना तुम्हें उसका बेनिफिट प्राप्त होना चाहिए, ये प्रतिफल का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है कि कोई भी चीज हो उसमें आपको शिक्षित होने का अधिकार है, मतलब जानकारी तुम्हें हर चीज की होनी चाहिए, जानकारी का आपको सारा नॉलेज है। और एक होता है आपके स्वस्थ वातावरण का अधिकार। अब बताओ यहां तक की सारी बातें समझ में आएगी या नहीं आई? यस या नो? सारी बातें क्लियर आता है? कोई भी मन में डाउट हो, कितना भी किंतु परंतु आराम से मेरे से पूछ सकते हो। एक बार एक एक शब्द पूछ लो, कोई डाउट है पूछ लो आराम से, किसी भी प्रकार को लेकर। मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को देख लेता हूं कोई जिंदा हालात में है या नहीं है। सर इसमें कह रहा है कि सर उपभोक्ता की परिभाषा बताइए। बेटा अभी मैं सब बता दूंगा, टेंशन संभाले, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा यही है जिसका नाम क्या है, विभिन्न परिभाषाएं। तो टेंस आगे उछल कूद मत कर, मानते बंदर की औलाद है लेकिन उछलो मत अभी, ठीक है? तो उछल कूद करने की आवश्यकता, धीरे धीरे चलेगा आराम से, ठीक है? एक बार एक कहना चाह रहे राधे राधे तो हो गया कोई। सर धारा एम में क्वेश्चन आ रहा है सर, धाराओं से। बेटा अब मैं एक बात तुमसे करूं, तो इसकी टेंशन तुम ले मतलब। अब देख बालक क्या कहना चाह रहे हैं, देखो गधों की अलग से गुस्सा कई बार आता है। मैंने कहा था कि ये धारा मत करो, क्योंकि ये धारा कौन से कानून की है? मैं जब तुमको 2019 की सारी धाराएं लिखाऊंगा, क्योंकि 2019 के एक्ट में टोटल धाराएं कितनी है? 167 है, और टोटल अध्याय कितने? 8। तुम तसले, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी तो ट्रेलर शुरू है, पिक्चर तो जाके 6 घंटे में पूरा टॉपिक चलेगा। एक गालक से क्लास स्टार्ट कितने बजे होती है? बेटा क्लास स्टार्ट होती है अपने समय पर, और समय कब होता है वो बदलता रहता है, ठीक है? और कोई ये सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है तो सूचना तुमको दी जाएगी, ठीक है? और कोई डाउट किसी के मन में? ठीक है, अभी क्या तुम इतना सा एहसान मेरे पे कर दो कि मैंने आपको 3 बातें समझाई है। अब तुम कानून को ना 1986 समझो, ना कानून को तुम 2019 समझो, तुम्हें समझो उपभोक्ता के अधिकार, बस ये। ना तो तुम्हें 1986 से कोई मतलब है, ना तुम्हें 2019 से कोई मतलब है। तुम ये समझ लो कि उपभोक्ता संरक्षण क्या होता है, उसका परिचय बता दिया मैंने आपको। एक अधिनियम जो बना है, चाहे वो 1986 का हो चाहे वो 2019 का हो, अधिनियम का कारण कि अधिनियम क्यों बनाया गया, और एक बताया जॉन कैनेडी के द्वारा दिए गए अधिकार। ये 3 चीजें समझ में आ गई कि इतना सा एहसान कर दो, बस इतनी सी बात का जवाब मेरे को दे दो। आगे क्या होगा मैं सब समझा दूंगा, सब बातें तुमको सारी चीजें रटा दूंगा। और तुम्हारे जो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक गारंटी है, वो मेरी जिम्मेदारी सारी। बताओ यहां तक समझ आएगा आप लोगों को? कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए पेज नंबर 375 था, जो मैंने पूरा सिद्धा समझा दिया अच्छे से। अब कोई डाउट है पूछ लो, बताओ कोई डाउट है भाई? कोई डाउट ही नहीं किसी के मन में? आजा तेरे और कोई डाउट कीजिए। चलो फ्री वालों को देख ले, ऑनलाइन वाला कुछ पूछना चाहते क्या? उपभोक्ता के अधिकार हो गया सर, कंप्लीट, ओके ठीक है, ठीक हो गया। और कोई डाउट किसी के मन में? बताओ जल्दी बताओ फटाफट। आ गया सर, समय पक्का समय आ गया सबको? और सभी को यहां तक सारी बातें क्लियर सभी को? चलिए अपन आगे चलते हैं, कुछ बातें और अपन डिस्कस कर लेते हैं आराम से। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है आपका कुछ परिभाषाएं। अच्छा सुनो ध्यान से, ये धाराएं मत याद करना, क्योंकि ये धाराएं नए कानून की नहीं है, पुराने कानून की है। अब बच्चा कैसा पे पुराना कानून क्यों दिया, वो तुम मस्त्रोमन क्यों दिया, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहली परिभाषा है समुचित प्रयोगशाला को लेकर। अब ये समुचित प्रयोगशाला क्या होती है ये समझने का प्रयास करो। अब चाहे 1986 में पढ़ो चाहे 2019 में पढ़ो, प्रयोगशाला तो वही रहेगी, कोई अलग से नहीं है। देखो ये क्या होता है सुन लो, मान लो मेरी बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, और तुम बिस्किट यहां से खरीद के लेके गए, और ले जाने के बाद तुम्हारी मान लो कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे जो भी बीमारी तो हो गई, और तुमने मेरे पर क्लेम कर दिया कि आपके बिस्किट खाने से हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, हमारा शरीर खराब हो गया, आप हमें क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है, बदले में हम आपसे पैसा लेंगे। मैंने कहा कि भाई थम जाओ, तुम जितने कानून पढ़ के उतने कानून में बना दिया, तो पहले तसल्ली रखो, मैं पहले इस बात की जांच तो करा लूं कि तुमको जो बीमारी हुई है उस बीमारी का कारण क्या वो बिस्किट ही है या कोई और है। पता लगा सारा बिस्किट तो मेरे से लेके गए, और बाहर जाके तुम दारू वारू कुछ पी रहे हो, बीमार उससे, और क्लेम मेरे पे करो, तो जांच करना जरूरी है।
तो फिर भाई साहब उस वस्तु की क्या की जाएगी, जांच होगी। अब वो जांच एरी गेरी नत्थू खेरी से, अब ये तो नहीं कि भाई जांच करने के लिए मैंने पापा को बोला, पापा मैं मान लो मेरे पापा डॉक्टर, मैं पापा इसकी जांच करके देना, तो पापा जांच करेंगे, फेवर किसका रखेंगे, मेरा ही रखेंगे। तो इसके लिए सरकार ने कुछ लेबोरेटरीज को क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है कि यहीं पर जांच होगी और इन्हीं की रिपोर्ट के हिसाब से मामला होगा। ये नहीं है कि गली में दुकान में गए कि गली में कोई जानकार बोला यार तो 100 रुपए पकड़ इसकी जांच कर मेरे फेवर में जांच लीजिए, ऐसा नहीं होगा। तो एक समुचित प्रयोगशाला होगी जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित होगी। मतलब केंद्र सरकार ने एक लंबी चौड़ी पूरी लिस्ट बता रखी है पूरे भारतवर्ष की कि कौन कौन सी लेबोरेटरी में जांच होगी और उन्हीं लेबोरेटरी की रिपोर्ट के हिसाब से मामले को दर्ज किया जाएगा और वही मामला अंतिम माना जाएगा और कंज्यूमर को भी मानना पड़ेगा और विक्रेता को भी मानना पड़ेगा। उसे कहते हैं समुचित प्रयोगशाला। तो पहला प्रश्न है कि भाई समुचित प्रयोगशाला को अधिसूचित कौन करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ओके, और ये क्यों की जाएगी, माल के मामले यानी माल के अंदर जो दोष है उस दोष का पता लगाने के लिए। तो मैंने लिखा कि समुचित प्रयोगशालाओं का मतलब, समुचित प्रयोगशालाओं का मतलब आशय उन प्रयोगशालाओं से, उन लेबोरेटरीज से है जो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दे रखी है। किस किस को दे रखी मेरे को नहीं पता लाखों प्रयोगशाला पूरे भारत में, पता नहीं कौन कौन सी है। तथा ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है माल के संबंध में, सेवाओं के नहीं, माल के संबंध में पाए गए दोषों का पता लगाने के लिए कि वाकई में उस माल के अंदर डिफेक्ट था उसका पता लगा और इन प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही मामले का अंतिम निपटारा किया जाता है। अब तुम्हारे मन में आएगा आड़ू फाड़ू क्वेश्चन, सर ये प्रयोगशाला कहां पर है, मेरे को बोला पता नहीं, हो सकता बगल में भी हो। किस किस को मान्यता दे रखी है, जैसे तुम जाते हो ना कि तुम जब तुम बीमार पड़ते हो और तुमने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो ऑब्वियस बात है कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज होगा इसकी लिस्ट तो तुमको भी नहीं पता होगी, किसी को नहीं पता होगी। वैसे ही यहां पर सरकार ने हजारों लाखों प्रयोगशालाओं को क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है कि भाई साहब तुम्हारी रिपोर्ट को ले जाकर कोर्ट में अगर दिखाएंगे तो वो रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा। उसे कहते हैं समुचित प्रयोगशाला। क्या बोलते हैं, समुचित प्रयोगशाला। बताओ पहली प्रयोगशाला, पहला परिभाषा समझ आई नहीं आपको, अरे हाँ या ना, क्लियर ना। एक तो तुम पूछता तो कुछ पूछते ही नहीं, साला यार मतलब तुम्हारे सामने वकील खड़ा बोल तो दिया, कोई डाउट और पूछा तो कोई मन में डाउट आता ही नहीं क्या, बताओ भाई भाई। ठीक है भाई, आ गया, बढ़िया, राधे राधे करो। आगे आता है शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला व्यक्ति। अब शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज करो कि तुम यहां पर पढ़े और तुमको नुकसान हुआ लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं मेरे सामने आके बात करने की, तो तुमने भेज दिया फ्रेंड को कि साला फ्रेंड दमदार है कि तू चल यार, सर तो क्या गुस्सा करते, तू रहेगा तो साथ रहेगा। तो फ्रेंड भी शिकायत, अब मान लो तुम बोलो और फ्रेंड आके बोले मैं उसके थप्पड़ नहीं मार सकता, मैं उसको ये नहीं पूछ सकता भाई तू क्यों, बोले भाई मैं इसके ब्याह पर मैं बोलूंगा। तुम दोनों नहीं बोले तो तुम्हारे माता पिता बोलेंगे, माता पिता नहीं तो पड़ोसी बोलेगा, पड़ोसी नहीं तो फिर कोई आयोग बोलेगा, क्योंकि आयोग बोलता है बोला। आज अपन देखते ना कि किसी महिला को आप पीट दो, महिला को कोई मान लो हस्बैंड पीट रहा, दमादम बजा रहा, पीटने का सिखना, अब भाई साहब महिला तो बोलेगी नहीं, तो महिला आयोग वाले पहले बोलेंगे भाई साहब महिलाओं पे अत्याचार कर दो, अभी रुको। तो वहां पर वो हस्बैंड ये नहीं कह सकता कि हमारा घरेलू मामला है, मतलब घरेलू मामला घर में रखे धारणा, महिला आयोग वाले तो ऐसे पीछे पड़ जाएंगे। अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो गया ना तो फिर महिला आयोग वाला उस पति की जिंदगी कर हालात खराब कर देंगे। इसका मतलब शिकायत कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उपभोक्ता ही करे। पता उपभोक्ता तो मान लो कोई चीज खाया चल बसा, तो बेटा वो कहां शिकायत करेगा, उपभोक्ता कर सकता है, एक से अधिक उपभोक्ता कर सकते हैं, उसके संरक्षक, अभिभावक, माता पिता कोई भी कर सकता है, सरकार कर सकती है, कोई भी कर सकता है, जिसको भी पता लग जाए कि इसके साथ गलत तो है। आजकल आप देखते ना कि ये चलो नेता लोग आते हैं, कोचिंग में आग लगती है, कोचिंग वाले कुछ नहीं बोलते, माता पिता कुछ बोलते, अब भाई अध्यक्ष साहब चाहे वो आरयू का अध्यक्ष हो चाहे कोई भी, वो हंगामा करेंगे तो कोई भी हंगामा कर सकता है। कोई कई बार मैं ही हंगामा कर जाता हूँ, चलो भाई चलो लगा इसको लपेट लो, तो भाई कोई भी तकलीफ किसी को कोई भी अधिकार होता है, सबको राइट्स है, सारे अधिकार होते हैं। तो कहते हैं ना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, अब 1986 पढ़ लो 2019 पढ़ लो, बात तो एक ही होती है। के तहत शिकायतकर्ता में एक उपभोक्ता भी शिकायत कर सकता है, जैसे तुम
तुम सारे मिलके भी शिकायत कर सकते हो, तुम्हारे माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं, सरकार, संघ, अध्यक्ष, आयोग, और जब बेरोजगारी संघ हो गया, जब बेरोजगारों के साथ कभी भी कोई होता है, भाई बेरोजगार संघ है, वो शिकायत करेगा कि हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। खुद बेरोजगार है लेकिन खुद को नहीं पता, लेकिन वो उनके हक में बात करेगा ही करेगा। तो ये कोई भी शिकायत कर सकता है, कोई भी। तो पहली परिभाषा कौन सी है, समुचित प्रयोगशाला। दूसरी परिभाषा कौन सी है, शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन होगा। ओके, फिर आता है शिकायत कैसी होगी। शिकायत कि भाई शिकायत करोगे तो किस चीज की करोगे, तो शिकायत क्या करोगे, या तो माल की करोगे या सेवा की करोगे। जैसे सपोज करो तुम यहां पर बैठो, तुम यहां पर बताओ उपभोक्ता हो या नहीं हो, अरे हो या नहीं हो। अच्छा कौन से उपभोक्ता, माल के उपभोक्ता या सेवा के उपभोक्ता, तो तुम किस प्रकार की शिकायत करोगे। तुम देखो क्या क्या शिकायत कर सकते हो मेरे से, कोर्ट में जाओ तो देखो कैसे करे। एक तो ये शिकायत कर सकते हो, सर ने कहा था 5 महीने में कोर्स होगा, कोर्स हुआ मान लो 6 महीने 7 महीने, तो तुम शिकायत कर सकते हो क्योंकि मैंने समय पर अपना कार्य पूरा नहीं किया। सर आपकी वजह से 2 महीने का किराया लगा, 2 महीने का टाइम खराब हुआ, 2 महीने का खाना खराब हुआ, 2 महीने ये, तो 2 महीने आपकी वजह से हम जयपुर में पड़े रह गए और इस वजह से घर की शादी में लड्डू वड्डू नहीं जीम पाए, तो हमें हो गया नुकसान, हम आपकी शिकायत करेंगे। तो ये शिकायत कर सकते हो। सेवा का उपभोक्ता तो ये करेगा। या मेरे द्वारा दी गई सेवाओं से संतुष्ट नहीं हो, मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज एग्जाम में नहीं आती तो नहीं हो, तो आप इन सब मामलों की शिकायत कर सकते हो। तुमको राइट्स है, तुमको पूरा अधिकार है कि सर 2499 रुपए दिए थे लेकिन आपका पढ़ाया एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, तो हम तो आपके ऊपर मानहानि का केस करके रखेंगे। दुनिया की कोई ताकत अगर रोक के दिखा तो रोक के दिखा। तो इस तरह की शिकायत तुम कर सकते हो। ओके, ये शिकायत करने के तुम्हारे अधिकार होते हैं। जैसे कि हुआ क्या था कि एक बार सेवा की बात करो, जैसे कि एक बार एक लड़की को देखने कोई लड़के वाले आ रहे थे। ओके, उस लड़की वाले ने यानी पिता ने, उस लड़की के पिता ने जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया कि अच्छा खाना आएगा, समधियों को खिलाएंगे। अब खाना आया आधा घंटा लेट, आना था आधे घंटे में, आया 1 घंटे में, जिस वजह से वो जो लड़के वाले तो नाराज होकर चले गए। तो भाई साहब लड़की वालों ने उस जोमेटो पर क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई तेरी वजह से आज हमारी बहन क्या हो गई, कुंवारी रह गई है, इसके सगाई टूट गई, ये हो गया, तो तू लेट आया, 30 मिनट में आना था, तू 1 घंटे में आया, जिस वजह से लड़के वाले नाराज होकर चले गए, तो वो केस कर देंगे। ऐसा अधिकार होता है। अभी तो आप देखो ना जोमेटो, फिर स्विगी, ये पहले 1 घंटे का टारगेट लेके चलते हैं, आ जाएंगे 10 मिनट में, लेकिन बताएं 1 घंटे, क्योंकि पता चला कोई सनकी आदमी हो, कोई वकील बैठ गया हो, तो वो 1 मिनट भी लेट हो गया तो केस ठोक देगा भाई साहब। तो सीधा कि लेट क्यों आया भाई, लेट क्यों आया, और लेट आया तो फिर जानकारी क्यों नहीं दी। तभी तो रेलवे में देखा होगा, रेलवे जब लेट होती है ना तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, चला कोई वकील आ गया सड़क गया, कोई वकील तो सड़के रहते पागल, वो तो कहेंगे भाई रेलवे की वजह से मैं 1 घंटा लेट हो गया, रेलवे के ऊपर लगाओ केस। तो रेलवे तेज है भाई साहब, इन्फॉर्मेशन दे दी थी आज ट्रेन लेट चलेगी, भाई साहब गलती है कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन दे दो। इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो गलत है। जब आज मान लो तुम आ जाओ यहाँ पर और मैं क्लास नहीं लूं और बिना सूचना के नहीं लो, तो तुम मेरे पर भी केस कर सकते हो। पूरा अधिकार है कि सर हम आते हैं, मुकेश सर आदि बार गायब हो जाते हैं, क्लास लेते नहीं, तो मुकेश क्लास में लगाओ केस। तो ये शिकायत करने के कारण होते हैं कि शिकायत किस किस की कर सकते हो। तो कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत हो सकती है, जैसे कि व्यापारी ने अनुचित व्यापार व्यवहार किया। मतलब कि अनुचित, जैसे होता है, एक होता है जैसे 100 रुपए की किताब को 500 रुपए में बेच रहा है, 100 की किताब है 150 में बेच ले, 180 में बेच ले, 200 में बेच ले, चलो 100 की चीज तू 500 बेच रहा है, ये व्यापार करने का तरीका गलत है। तो ये इसको बोलते हैं इन अनफेयर व्यापार, अनफेयर ट्रेड होता है, मतलब कि गलत है। मतलब चीज अगर आज मान लो मैं आपसे 999 रुपए लेता हूं, समझ आता है। अब इसी चीज के अगर 2 लाख रुपए लो तो क्या मैं व्यापार सही कर रहा हूं, तो गलत है ये। आज आप लोग हाँ 1000, 2000, 1000, 1500 रुपए बनते हैं, जिससे मैं खुश हूं। अब उस 1000-1500 रुपए के बदले में अगर मैं तुमसे 10,000, 1 लाख, 10 लाख रुपए लूं, तो वो तो गलत व्यापार है, उसको अनुचित व्यापार व्यवहार कहते हैं। कहते हैं खरीदी गई वस्तु में कोई कमी होने पर, मान लो कोई वस्तु खरीदी, मान लो इस किताब में मान लो 400 पेज है, लेकिन खरीद के लेके गए 300 पेज मिले, तो गलती है। तो उस केस में भी आप शिकायत कर सकते हो। भाई वस्तु खरीदी, किताब में मैंने कहा कि भाई किताब में 500 पेज होंगे, घर जाके देखा तो पता लगा 400 पेज मिले, तो वस्तु में क्या पाई गई, कमी पाई गई, तो आप केस कर सकते हो। मान लो किताबें मंगाई थी 2, आई 1, तो वो भी कमी है, तो ये कमी है। कहते हैं ना माल या उसके पैकेज में अंकित मूल्य से एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस थी मान लो 300 रुपए, जैसे इस किताब की रेट है मैक्सिमम कितनी 480 रुपए, तो कोई भी दुकानदार तुमसे 480 रुपए तक लेगा, इससे कम ले सकता है, लेकिन 481 रुपए भी तुमसे नहीं लेगा।
इसका मतलब जो कीमत हमने तय कर दी है उस अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर कम ले सकता है। कम तो हो सकता है, 480 की चीज को तुमको कोई 400 में भी दे सकता है, 300 में भी दे सकता है, फ्री में भी दे सकता है, लेकिन 481 रुपए में कोई नहीं देगा। यानी कि माल या उसके पैकेज पर अंकित मूल्य से अधिक मूल्य कभी नहीं लिया जाएगा। हानिकारक माल होने पर, मान लो कोई हानिकारक माल है तो उस केस में शिकायत हो सकती है। सेवाओं का समय पर निपटारा नहीं होने पर, जैसे कि कोर्स अगर 3 महीने का है तो मैं 3 महीने में पूरा कराऊं, अगर 4 महीने भी पूरा किया तो मैंने अपनी सेवाओं का निपटारा समय पे नहीं किया तो आप उसके बदले में भी मेरे पर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बताओ, हमने परिभाषाओं में कितनी परिभाषा पढ़ ली? 3। एक तो कौन सी पढ़ी? समुचित प्रयोगशाला। किसके द्वारा मान्यता प्राप्त होगी? केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होगी समुचित प्रयोगशाला की बात करें तो। एक पढ़ा हमने शिकायतकर्ता, कि शिकायत कौन कर सकता है, शिकायत करने वाला व्यक्ति कौन होगा, और एक होगी शिकायत, किस प्रकार की शिकायत होगी। ओके, तो एक बार इन तीनों परिभाषाओं को किताब खोल लीजिए, एक बार आराम से धीरे धीरे शब्दों में पढ़ लीजिए, असली से ढंग से एक एक पॉइंट को धीरे धीरे शब्दों में समझ लीजिए, सारा एक एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आया समझ आता? और अब देखो कितनी परिभाषा होगी अपनी? 3 परिभाषा। एक होगी समुचित प्रयोगशाला, एक होगा शिकायतकर्ता, और एक होगी शिकायत। 3 प्रकार की परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी, 3 प्रकार की परिभाषाओं को हमने डिस्कस यहाँ पर किया। चौथी परिभाषा होती है सबसे मेन उपभोक्ता की। ये सबसे मेन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा अभी हाल ही एग्जाम में भी पूछा गया था, जो तुमको समझ में आ जाएगा। अब सुनो, एक्चुअल में इस अधिनियम में जो उपभोक्ता होता है ना, वो आपका 2 प्रकार का उपभोक्ता होता है। एक होता है माल का उपभोक्ता और एक होता है सेवा का उपभोक्ता। मतलब अधिनियम के अंदर, इस अधिनियम, चाहे वो 1986 का अधिनियम हो, चाहे वो 2019 का हो, उपभोक्ता तो 2 ही होंगे। चाहे एक होता माल का उपभोक्ता और एक होता सेवा का उपभोक्ता। यानी माल या सेवा के उपभोक्ता की कहानी यहाँ पर रहती है। माल का उपभोक्ता भी होता है और सेवा के उपभोक्ता की कहानी भी यहाँ पर आपके सामने रहती है। ओके, अब प्रश्न बनता है कि माल का उपभोक्ता कौन होता है? माल का उपभोक्ता वो व्यक्ति होता है जिसने कोई माल या तो खरीदा है या खरीदने का वचन दिया। या तो माल खरीदा है या खरीदने का वचन उस व्यक्ति ने दिया है, जिसके लिए उसने तुरंत भुगतान कर दिया है या भविष्य में भुगतान करने का वचन दिया है, वो माल का उपभोक्ता। या तो पेमेंट कर दिया अगर बात आती है, या पेमेंट करने की बात वहां पर आ रही होगी। ओके, उसे हम माल का उपभोक्ता कहते हैं, वो माल का उपभोक्ता कहलाता है।
चाहे वो नगद खरीदे, उधार खरीदे, चाहे कैसा भी खरीदे, लेकिन खरीदने का वचन तो दिया है ना, आज नहीं तो कल देगा, इसका मतलब उपभोक्ता तो होगा। नगद में दिया गया भी होता है और उधार में, लेकिन ध्यान रखना कुछ व्यक्ति उपभोक्ता की कैटेगरी में नहीं आते। सेवा का उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जिसने कोई सेवा ली है या सेवा लेने का वचन दिया है, जिसके बदले में या तो उसने भुगतान कर दिया है या भविष्य में भुगतान करेगा। अब आता कुछ बातें। यदि किसी व्यक्ति ने व्यापारिक उद्देश्य से या दोबारा बेचने के मकसद से कोई वस्तु खरीदी है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता अधिनियम में अपन उपभोक्ता में शामिल नहीं करते। यही क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में आया था, ये अपने नोट्स पहले भी यही थे, आज भी है। यही क्वेश्चन तुम्हारा पिछली बार पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में कौन उपभोक्ता नहीं होगा। ऊपर ही बोला वाणिज्यिक उपयोग के लिए सामान खरीदने वाला, यानी जो बेचने के मकसद से कोई चीज खरीद रहा है वो उपभोक्ता नहीं होता। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पिछली बार आ गया था, इस साल के एग्जाम में यही पूछा था। ओके और मैं कई बार कहता हूं कि नोट से बाहर तो एक भी नहीं है, बस तुम सोच समझ लो। तो अगर मान लो मैं ये मार्कर, सुना मैं सुनो, ये मार्कर मैं खरीद रहा हूं, अब सुना ना जाए, इस मार्कर को मैं खरीद रहा हूं, तीन कारण हो सकते, तीन, सुना तीन। एक तो मैं खरीद इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा, खुद पढ़ूंगा, कुछ नहीं, तो वो तो हो गया उपभोक्ता, मैं उपभोक्ता हूं। एक मैं खरीदा हूं इसको इसलिए क्योंकि मेरे को बोर्ड पर तुम लोगों को पढ़ाना है, तो वो हो जाएगा मेरा कौन सा, व्यापारिक उद्देश्य, लेकिन बेचना नहीं है तो तब तो मैं उपभोक्ता हूं। लेकिन इसे अगर मैं खरीद रहा हूं इसलिए क्योंकि इसको दोबारा बेचूंगा तो मैं यहां पर व्यापार कर रहा हूं, इसका मतलब व्यापार अगर कर रहा हूं तो फिर मैं उपभोक्ता नहीं होऊंगा। ये समझना, रिपीट करना ना, अगर मैं प्रोफेशनल कार्य के लिए अपने व्यापार को चलाने के लिए इसको खरीद रहा हूं तब तो मैं उपभोक्ता हूं, खुद काम मिला तो भी उपभोक्ता हूं। लेकिन मैंने ये इसलिए खरीदा है क्योंकि मैं ना तो इसको खुद काम मिलूंगा ना पढ़ाऊंगा, इसको क्या करूंगा, बेचूंगा, तो फिर मैं उपभोक्ता नहीं हूं। यह धारणा, मेरी बात समझ आए मैं क्या करना चाहूं। ओके फिर मैंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत अनुबंध या फ्री में दी गई वस्तु या सेवा कोई खरीद जाती है तो वो उपभोक्ता में नहीं आती। फ्री में सेवाओं का कोई मूल्य नहीं होता, फ्री की सेवाओं को कंज्यूमर के दायरे में नहीं शामिल करते। अब आता है यदि किसी व्यक्ति द्वारा रोजगार करने के मकसद से कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उस व्यक्ति को उपभोक्ता में शामिल करते हैं। जैसे मैंने कहा ना आपको, कोचिंग यूज में मार्कर, मैंने क्या किया, ये मार्कर मैं क्यों खरीद के लाया हूं, अपना रोजगार चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं, ना तो मैं बेचने के लिए खरीदा ना खुद के लिए खरीदा हूं, बल्कि क्यों खरीदा हूं, पढ़ाने के लिए। तो मैं इस केस में कंज्यूमर होगा, और अगर मैं कंज्यूमर होगा तो फिर कोर्ट में केस भी कर सकता हूं। अगर मान लो मैं मार्कर से लिखा हूं ए लिखे बी, लिखा हूं सी लिखे डी, तो भाई मैं केस करूंगा, भाई तुम्हारा मार्कर है क्या, कोई बीमारी है, लिखता कुछ और लिखा है कुछ और, ज्यादा इस वजह से बच्चे मेरे पे हंस रहे, हमारी कोचिंग चल नहीं रही है, तो फिर मैं केस कर सकता हूं। ये आपके कंज्यूमर के दायरे की बात है कि कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता होगा और कौन सा व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। फ्री में कोई सेवा दी जाती है, फ्री में कोई, तो फ्री में कोई होता है, जिसलिए कहता हूं तुम भी फीस जमा कराया करो, चाहे 1 रुपया जमा कराओ, कल को तुम फ्री में पढ़ोगे तो फिर चाहे तुमको फेल हो जाओ तो भी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैं कहूं भाई फीस जमा कराई थी, बोले नहीं, बोल चुका राधे राधे कर, फ्री में सेवाओं का कोई मकसद नहीं होता। तो यूट्यूब वाले हम पर कभी केस नहीं कर सकते। यूट्यूब वाले चुपचाप, यूट्यूब वालों को कहते हैं ना कि 1 और 1 4 होते हैं, बोलो लिखते जाओ बटो, तुम 4 ही करना, तुम्हारी नानी आ तो कितने केस करना, कुछ नहीं, क्योंकि फ्री की सेवाओं के बदले में कोई केस नहीं होता। लेकिन जिसने फीस जमा कराई है वो हम पे केस कर सकता है। ये उपभोक्ता की परिभाषा होती है, चाहे वो उपभोक्ता, चाहे माल का उपभोक्ता हो, चाहे वो सेवा का उपभोक्ता हो। चारों परिभाषा समझ में आई है नहीं, 4 ही मैंने, बाकी तो बकवास है। अगर परिभाषाओं से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इन चारों से पूछेगा, अन्यथा पूछेगा ही नहीं। एक बार किताब खोलकर उपभोक्ता की परिभाषा को भी शिद्दत के साथ पढ़ लीजिए, और जिस बच्चे को भी साथ समझ नहीं आए तो मेरे को आराम से पूछ लेना, आप लोग अच्छे से पूछ लेना, कहीं पर भी कोई मन में डाउट हो पूछ लेना। कितनी परिभाषा हो गई, 4। तो अब तक मैंने आपको 4 परिभाषा कराई है। अब देखो, मेन तो एक होती है समुचित प्रयोगशाला, जहां पर माल की कमी को लेकर कोई भी चीज हो उसकी जांच पड़ताल करनी हो तो समुचित प्रयोगशाला होती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है।
दूसरा होता है शिकायत करने वाला व्यक्ति, कि इस कानून के तहत शिकायत करने का पावर किस किस के पास, शिकायतकर्ता की बात आती है। तीसरा होता है शिकायत, किस किस प्रकार की शिकायत हो सकती है। और एक होता है उपभोक्ता को लेकर, उपभोक्ता क्या होता है, कौन व्यक्ति उपभोक्ता होगा, कौन व्यक्ति उपभोक्ता नहीं होगा। आगे तो सिंपल सा है, शिकायत, उपभोक्ता, विवाद। भाई विवाद कब होता है, जैसे मान लो तुमने कहो कि सर हमने किताब खरीदी, किताब में गलती थी, मैं कहूँ कोई गलती नहीं, चुपचाप यहाँ से रवाना, थप्पड़ खाएगा तो विवाद होगा। अगर तुम मेरे को कोई बात बोलो, मैं सॉरी बोल के बोलते कोई बात नहीं बेटा गलती होगी दूसरी दे जा, तो बताओ कोई विवाद है क्या? विवाद कब होता है, जब तुम मेरे पे आरोप लगाओ और मैं उस आरोप को नहीं मानू या नकार दूं, तब विवाद होगा। तुम मेरे पे कोई आरोप लगाओ और मैं राजी खुशी मान लूं, तो बताओ क्यों लड़ाई होगी? तुम कोई गलती बताओ, अगर मैं स्वीकार कर लूंगा तो लड़ाई। लड़ाई हमेशा कब होती है, जब एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, अब लड़ो भाई आराम से। आप चाहे तलवारें उठा लो, चाहे लट मारो, चाहे कुछ करो, अब लड़ाई होगी। लड़ाई तब होती है जब दोनों पक्ष बोलते हैं, एक पक्ष किसी को अगर आरोप लगाए तो दूसरा फिर आरोप होगा, तो विवाद होता है। उपभोक्ता विवादों का मतलब ऐसे विवादों से होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा उसके विरुद्ध शिकायती द्वारा की गई शिकायत में सम्मिलित आरोपों से क्या कर दे, इनकार कर दे और मना कर दे कि नहीं नहीं भाई तो ये तो हमारी किताब ही नहीं थी, तो गलत आरोप लगा रहा है, हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह की कोई भी घटना अगर घटती है तो वहां पर विवाद होता, अन्यथा विवाद का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। विवाद तो तब होगा जब आपने किसी के ऊपर आरोप लगाया और वो आरोप से मना कर दे या कह दे कि नहीं नहीं ये बेबुनियाद है, ये गलत है, इस तरह के आरोप को मैं मानता ही नहीं, और इस तरह का जो आरोप आप लगा रहे हो तो गलत है, इस तरह के आरोपों को लेकर मैं मानता ही गलत है, तो हो गई। दोष क्या होता है, दोष होता है माल को लेकर। किसी भी अनुबंध के अंतर्गत व्यापारी द्वारा किसी भी माल या वस्तु से संबंधित किए गए दावों से माल की किस्म, मात्रा या शुद्धता में कोई कमी पाई जाती है तो उस कमी को दोष कहते हैं। ओके, तो दोष का संबंध किससे हो गया, माल से, माल में कोई चीज है। और एक होता है कमी, कमी का संबंध है सेवा से। यह समझ कि माल में कोई गलती है वो दोष है, सेवाओं में कोई कमी वो कमी है, या बस ठीक है। जैसे सपोज करो मैं कोर्स टाइम पे नहीं कराऊं, कोर्स को लेकर सेवा ढंग से नहीं दूं या तुमको पढ़ाऊं ढंग से, तो ये है कमी। और अगर मैं फटी फुटी किताब दूं, टूटा फूटा चीज दो, तो वो क्या कहलाती है, दोष। तो दोष का संबंध किससे हो गया, माल से, और कमी होती है किससे, सेवाओं को लेकर। अब आता है माल क्या होता है, तो माल में सभी प्रकार की चल संपत्तियां शामिल होती है, किंतु माल विक्रय अधिनियम 1930 जो बना उसके अंदर माल में वाद योग्य दावे, वाद योग्य दोष या मुद्रा को भी शामिल नहीं करते। अगर कोई कोर्ट में ऑलरेडी कोई केस चल रहा है, ओके, या कोई मुद्रा है, उन मुद्रा को माल में शामिल नहीं करते। एंड लास्ट होता है सेवा। सेवा में बैंक, बीमा, परिवहन, संचार वगैरह सभी प्रकार के, शिक्षा, स्वास्थ्य, एवरीथिंग, कई प्रकार की सेवाओं को शामिल किया जाता है। ये होती है लगभग परिभाषा। जो मैन है, परिभाषा तो खूब है लेकिन मैन होती है अगर बात करें तो। देखिए अपन बात करें, अपन क्या अब अपन यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन ने क्या क्या पॉइंट पढ़े। हमने एक तो उपभोक्ता अधिकारों को लेकर हमने इनका परिचय पढ़ा, एक हमने अधिनियम के कारण पढ़े कि अधिनियम के कारण क्या हो सकते हैं, अधिनियम क्यों बनाया जा रहा है, और एक हमने पढ़ा उपभोक्ता के अधिकार। क्या पढ़ा हमने, उपभोक्ता के अधिकार, और उपभोक्ताओं के अधिकार को लेकर हमने डिस्कस की, और एक हमने पढ़ी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। अब बताओ यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर समझ में आए या नहीं, यस या नो? एक बार इन सभी पॉइंट्स को पेज नंबर 375, पेज नंबर 376, ये दो पन्ने हमने पढ़े, एक बार अच्छे से पैरा से अच्छे ढंग से रिवाइज कर लो। कोई भी बात हो पूछ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर अपन कल और परसों, हो सकता है कल भी पूरा कर दे, परसों पूरा करें, लेकिन आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चाहे रीट की तैयारी करो, चाहे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करो, लेकिन ये चैप्टर तुम्हारी रगों के अंदर ऐसा बैठ जाए कि बाद में कभी प्रॉब्लम नहीं आए, और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी। बस आपको पूछना है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बताना है, ओके? पूछ लो कोई डाउट हो तो। मैन बातें रखो कि 15 मार्च के दिन विश्व उपभोक्ता दिवस होता है, 23 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है। पहले 1986 कानून था, अब 2019 हो गया। 2019 को अपन पूरा पढ़ लेंगे आराम से, मैं बता दूंगा अभी मेनली कारण। अधिकार कौन कौन से होते हैं, अधिकारों में 8 अधिकारों के नाम पता होना चाहिए, परिभाषा को पढ़ लो अच्छे से,
और बाकी मेन चीजें जो ढंग से पढ़ लो आराम से। पीछे 375 पेज नंबर और 376 पेज नंबर को शिद्दत के साथ अच्छे से एक बार ढंग से कवर कर लो। कोई भी बात हो पूछ लेना, किसी भी प्रकार के मन में डाउट हो पूछ लेना। आ रहा समझे? आराम से याद कर लो, टाइम दे रहा हूँ आराम से 2-4 मिनट का। आराम से कोई विद्यार्थी में जो भी पूछना पूछ लेना। बस लिखने का काम मत रखा करो, लिखने से कोई मतलब नहीं है। रेट वाले बच्चे पूछ लेना, किसी प्रकार का मन में डाउट होना ही नहीं चाहिए। डाउट तो मन में रहना ही नहीं चाहिए। डाउट नाम की बीमारी तो कोई रहनी ही नहीं चाहिए आप लोगों के मन में। सर अधिनियम कारण रिपीट करो बेटा। अधिनियम के कारण मैंने बताया ना कि अधिनियम बनाया गया था एक तो इसलिए कि उपभोक्ता के हितों को रक्षा करनी है, उपभोक्ताओं के साथ कोई गलत ना हो। एक उपभोक्ता को जो अधिकार दिए थे जॉन कैनेडी ने, उन अधिकारों का संरक्षण हो सके, एक सरकार को समय समय पर परामर्श मिल सके और एक उपभोक्ता का कोई विवाद है उसका निपटारा हो सके, इसलिए कानून बनाया गया था। कानून इसलिए बनाया जाता है कि जो राइट्स जो हित जो मिले हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोई बात हो। जैसे सपोज करा तुम कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हो, कोचिंग वाले तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं, लेकिन तुम कुछ कर पाते हो क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा कोई कानून ही नहीं है। इसीलिए तो कोचिंग बिल पास हो रहा है। तभी तो कोचिंग बिल के ऊपर लोग बोल रहे हैं कि कोचिंगों के ऊपर भी तो कोई अधिकार होना चाहिए। एक रूम में 500-500 बच्चे बिठा लेते हो, बच्चों पर ध्यान नहीं देते, तो कानून नहीं है, इसलिए तुम कुछ नहीं बोल पाते और कुछ नहीं कर पाते। तो कानून इसलिए होता है सरकार को परामर्श देना हो, विवादों का निपटारा करना हो, जो अधिकार हमारे हैं उन अधिकारों की रक्षा हो सके, हमारे हितों का संरक्षण हो सके, इसीलिए तो कानून बनाया जाता है। कानून बनाने के यही सारे कारण होते हैं। और कोई डाउट बताओ? तुम में से जो रीट की तैयारी कर रहा हो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी करने वाला विद्यार्थी तो आग की तरह फैला देना, ध्यान अपने सभी साथियों को बोल देना। अब तुम भी अगर चाहते हो कि कॉमर्स में कोई व्यापार करे तो तुम्हारी गलती है भाई। तुम मार्केट में जाते हो, मैं तो मार्केट में जाता नहीं हूं। आप सभी ग्रुप के अंदर रहते हो तो ग्रुप के सभी विद्यार्थियों को बोलो ना कि जब 999 रुपए में गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हो सकती है तो उसके लिए तुम 15-20 हजार रुपए क्यों दे रहे हो भाई? और इसको भी अपन कम कर देंगे, थोड़े दिन रुक जाओ, अपन इसी को रेट कर 499 रुपए कर देंगे और फिर बाद में 199 कर देंगे। आराम से 3 बार रेट को डाउन करेंगे, लेकिन कब करेंगे देखेंगे। अभी फिलहाल आराम से अच्छे से पढ़ो, ढंग से शिद्दत के साथ पढ़ो। कोई भी मतलब कॉमर्स की बात करें, क्योंकि भाई अगर मान लो, मैं इतना जानता हूं कि सीधी सी बात है, पहल को शुरू करना है, कॉमर्स के अंदर पहल करनी है भाई। इसका मतलब है कि आज मान लो तुम लगभग 600 प्लस बच्चे इस क्लास के अंदर अपनी में, तो अगर 600 प्लस बच्चे अगर 600 ग्रुप में अगर बात को शेयर करते हैं तो मैं कह रहा हूं वो आग की तरह फैलती है राजस्थान में। और एक तरह से कॉमर्स का जो व्यापार जहां जहां हो रहा है वो व्यापार ऑटोमेटिकली बंद होगा। पहल आपको करनी है, सोच बदलनी है। अरे भाई अच्छा, तुम नहीं चाहते कि भाई कॉमर्स की फीस कम हो, कॉमर्स के अंदर व्यापार खत्म हो? व्यापार करो, सबको अधिकार है, लेकिन ये भी नहीं कि जो काम 100 रुपए में हो सकता है उसके लिए तुम 10,000 रुपए लो, तो वो किस बात का? और कोई डाउट हो मेरे से पूछो ना। कॉमर्स को तो टेंशन लेना ही नहीं है, जहां से कॉमर्स शुरू होकर कहते हैं सारी चीज समझाएंगे आपको, सारी चीज A to Z। कोई बात नहीं है तो पूछो आराम, एक नहीं दो नहीं 1000 बार पूछो, ओके? समझाएंगे सारा। आया ना तो बोलो तो भाई, कुछ तो पूछो है। एक तो मैं तुम सलाह भी के मांगता हूँ पूछने के लिए कि पूछो पूछो, और तुम साले नालायक पूछते नहीं हो। चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं। अब तक आप रिवाइज करो अच्छे से, आराम 15-20 मिनट का ब्रेक है, फिर अपन अगली क्लास